हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का डायग्नोसिस का पार्ट 1 में हमने ये देखा कि क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। आज हम देखेंगे ईसीजी की चेंजेस और क्या बोलते हैं सीरम कार्डियक मार्कर्स के बारे में। ठीक है कि कार्डियक एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे हम डायग्नोस में। 5 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों पार्ट मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं पहले कार्डियक मार्कर्स एंजाइम से। ठीक है, अब कार्डियक एंजाइम्स में क्या हो रहा है कि अब आपको पता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कैसी इंजरी है, इरिवर्सिबल इंजरी है। तो क्या हो रहा है कि जो उसके कार्डियक मसल के जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन क्या हो जा रही है, रप्चर हो जा रही है, टूट जा रही है। अब मेम्ब्रेन टूटने से क्या होता है कि जो एंजाइम्स है वो बाहर आ जाते हैं ब्लड में। तो हम उसका एस्टिमेशन करके हम पता कर लेंगे कि क्या परेशानी, मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का हम डायग्नोस कर लेंगे। ठीक है, कि क्या परेशानी हम उससे पता कर लेंगे कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी से पता कर लेंगे कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं क्रिएटिन काइनेज के बारे में। ठीक है, पहला क्या देख रहे हैं, क्रिएटिन काइनेज। अब क्रिएटिन काइनेज तो बॉडी में बहुत जगहों पे होता है, तो अगर हम पूरा टोटल क्रिएटिन काइनेज की बात करेंगे तो वो स्पेसिफिक नहीं होगा। ठीक है, तो वो उसमें स्पेसिफिसिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो हमें सिर्फ एमआई के बारे में पता करना है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको शॉर्ट में मैं एमआई कहूंगा, हमें इसके बारे में पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम स्पेसिफिक पे जाएंगे। तो पहले हम ये पता कर ले कि जो अपना क्रिएटिन काइनेज है उसके 3 आइसोफॉर्म्स हैं। ठीक है, कौन से 3 आइसोफॉर्म है क्रिएटिन काइनेज के, MM, BB और MB। अपन ने बायोकेम में फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। ठीक है, तो हमारे काम का कौन सा है, MB। ठीक है, कहाँ होता है, कार्डियक मसल में। बाकी हमारे काम का है नहीं, क्योंकि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, इसमें इसकी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें इससे रिलेट देखना है। तो हमें अभी सिर्फ हार्ट से रिलेटेड चीजें देखनी है। तो हमारा हार्ट से रिलेटेड एंजाइम कौन सा है, कार्डियक मसल। ठीक है, आगे समझे। तो पहला है क्रिएटिन काइनेज और उसका आइसोफॉर्म कौन सा, MB। ठीक है, जो गाय में काम आ रहा है हार्ट मसल में। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है कि इस क्रिएटिन जो CK-MB था, क्रिएटिन काइनेज MB, ठीक है, तो इसके भी 2 आइसोफॉर्म है। कौन से MB1 और MB2। अब इसमें भी हम स्पेसिफिक चले जाते हैं। तो MB1 क्या है, मायोकार्डियल फॉर्म, एकदम स्पेसिफिक। MB1 क्या है, मायोकार्डियल फॉर्म। तो हम इसी के एस्टिमेशन से पता कर लेंगे, इसी से पता कर लेंगे कि MI का बारे में। अब इसका नेचर कैसा है इस एंजाइम का। ठीक है, ये कैसे लेवल अप होता है, कब पीक पे जाता है, कब नॉर्मल वैल्यू पे आता है। तो हम जितने अभी 4 एंजाइम पढ़ेंगे अगले, उसमें हम यही पढ़ेंगे, यही ट्रेंड होगा कि कब उठ रहा है, वो कब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर कब पीक पे आ रहा है और फिर कब नीचे जाके वो नॉर्मल वैल्यू पे आ रहा है। इससे हम एस्टिमेशन लगाएंगे, कौन कितनी जल्दी आ रहा है, कौन कितनी आखिरी में जा रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले इसका देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इनिशियल राइज। ठीक है, कई 2 से 4 घंटे लेता है जब स्टार्ट में। देखिए 2 से 4 घंटे, कौन से 2 से 4 घंटे की बात कर रहे हैं, किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI होने के 2 से 4 घंटे बाद इसका स्टार्ट होता है राइज होना। तो 2 से 4 घंटे बाद देखिए राइज हुआ। अब पीक कब आएगी, 24 से 48 आवर। पीक मतलब एकदम अपनी टॉप वैल्यू पे पहुंच जाएगा 24 से 48 आवर्स के बीच। तो 2 से 4 घंटे लगे राइज होने में। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के बाद 24 से 48 घंटे लगे पीक पे पहुंचने में। और नॉर्मल कितने दिन में हो गया, 72 आवर्स में हो गया। कितने आवर्स में हो गया, 72 आवर्स में। तो आपने ये देख लिया नॉर्मल, पीक और इनिशियल रेट। ठीक है, हम इसी हिसाब से चलेंगे। अब हमें क्या देखना है कि पहले इसी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था MI के डायग्नोसिस में, बहुत बायोमार्कर कहलाता था। पर अब क्या हुआ कि जब से हमें कार्डियक ट्रोपोनिन के बारे में पता चला, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा स्पेसिफिक है, तो हम जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा उसको हम लेंगे। तो हमने फिर कार्डियक ट्रोपोनिन को हमने प्रेफर करना चालू कर दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन के बारे में, कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन के बारे में। ठीक है, अब आप ट्रोपोनिन तो जानते ही हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन कहाँ कौन से में होता है, स्केलेटल में भी और कार्डियक में भी, हार्ट में। तो हार्ट वाले को कहेंगे कार्डियक ट्रोपोनिन कहेंगे, क्योंकि हमें तो उसी से मतलब है। ठीक है, तो इसके भी 2 फॉर्म है। ठीक है, CNT और CNI। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जितने भी हम 4 एंजाइम पढ़ रहे हैं, सबसे मोस्ट स्पेसिफिक इज कार्डियक ट्रोपोनिन। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है कार्डियक
ट्रोपोनिन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं, इसमें CNT और CNI दो है, ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है, ब्लड में नॉर्मली नहीं होता है, पर जब मायोकार्डियल इंजरी हुई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ, तो सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है क्या हुआ, रप्चर हुआ, डैमेज हुआ, तो उसके ऐसे ही बाहर आ गए ब्लड में, तब इसके लेवल ब्लड में बढ़ते, नॉर्मली नहीं मिलते ये, ठीक है। तो ये ब्लड में नॉर्मली नहीं पाए जाते, पर ये इसके MI के होने के बाद पाए जाते। तो इनका भी हम ड्यूरेशन देख लेते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं। तो इनको भी लगते हैं 2 से 4 घंटे MI होने के बाद, तो मतलब क्रिएटिन काइनेस के बराबर, उसके बराबरी पे रहता है। तो आपको कॉमन बात याद रखना, क्रिएटिन काइनेस एंड कार्डियक ट्रोपोनिन इनिशियल राइज 2 to 4 hours आफ्टर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो देखिए 2 से 4 घंटे। अब ये पीक पे कब पहुंचता है, जैसे ये मैंने बनाया ग्राफ, पीक पे कब पहुंचेगा, ठीक है। ये पीक पे कब पहुंचेगा, पीक पे ये पहुंचेगा कि 48 आवर्स पे। कब पहुंचेगा, 48 आवर्स। इससे पहले क्या था, 24 से 48 घंटे, मतलब उसके बीच का भी ये 48 घंटे, 48 आवर्स। ध्यान रखिएगा, वो 24 to 48 है, इट इज जस्ट 48, ठीक है। ये क्या है, 48। और कब आएगा नॉर्मल, 7 से 10 दिन, मतलब ये 7 to 10 डेज तक रहता है। कब तक रहता है, रिमेन हाई फॉर 7 to 10 डेज। तो ये मोस्ट स्पेसिफिक है, ध्यान रखिएगा, बहुत की पॉइंट है, मोस्ट स्पेसिफिक। आसानी से ब्लड में कभी इसके लेवल नहीं दिखते, पर MI होने के बाद आपकी मेम्ब्रेन डैमेज होगी सेल की, मसल सेल की और कार्डियक मसल सेल की, और वो क्या होंगे, वापस अपने ब्लड में आएंगे और वो राइज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं मायोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मायोग्लोबिन के बारे में। अब मायोग्लोबिन की खासियत बात क्या है, ऐसा ये फर्स्ट एंजाइम कहलाता है। क्यों कहलाता है फर्स्ट एंजाइम, चारों एंजाइम में सबसे पहले राइज यही होता है, सबसे पहले भागता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भाग रहा है सबसे पहले रुक जाता है। तो देखिए आप, फर्स्ट कार्डियक एंजाइम टू एलिवेट आफ्टर MI, पर क्या बोला, रिटर्न जब नॉर्मल कब होता है, विद इन द 24 MI। तो ये क्या होता है, सबसे जल्दी सबसे जल्दी फटाक से ऊपर जाता है, फटाक से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो एलिवेट सबसे पहले, तो MI हुआ। तो अगर किसी के अंदर सबसे पहले पूछा कि कौन सा एंजाइम एलिवेट होगा, तो आप बोलोगे MI। फर्स्ट एंजाइम टू एलिवेट इन MI इज मायोग्लोबिन, ठीक है। और सबसे जल्दी वापस नॉर्मल आए 24 आवर्स में, ठीक है। अब आपको पता है इसकी ऐसी कंडीशन है तो स्पेसिफिसिटी नहीं रहेगी और यूरिन के थ्रू ये बाहर चल जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम इज कार्डियक ट्रोपोनिन, आपको ये याद रखना, इसकी स्पेसिफिसिटी नहीं है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए ग्राफ में, देखिए आपको दिख रहा होगा ग्राफ में, ये देखिए ट्रोपोनिन ऊपर जा रहा है सबसे पहले, देखिए इसका पीक दिख रहा है सबसे ऊपर, और सबसे जल्दी नीचे आ जा रहा है, नीचे, ठीक है। ये ग्राफ हर्षमोल में सेम टू सेम बना हुआ है, ठीक है, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सेम टू सेम वहां पे ग्राफ बना हुआ है। जब आप देखेंगे तो मेरे समझाने का, जब आप ग्राफ देखेंगे आपको सारा समझ में आएगा, तो ग्राफ से आप सब कुछ लिख सकते हो अपने आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, बिना आइसोफॉर्म के अगर हम टोटल कंसीडर करेंगे तो इट इज नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब स्पेसिफिसिटी लैक करता है, ठीक है, हम नहीं मानते इसको। तो अब क्या होता है कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे पाया जाता है, किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, और क्या है, रेड ब्लड सेल हो गया। तो इतनी सारी जगहों पे पाया जा रहा है, तो क्या हम सबके पूरा मिला के लेवल चेक करेंगे, नहीं भैया, हम तो हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ हार्ट से रिलेटेड लेवल चेक करेंगे। तो इसके भी 2 आइसोफॉर्म होते हैं, LDH1, LDH2, और हमारे काम का कौन सा है, LDH1, बिकॉज इट इज मायोकार्डियल स्पेसिफिक, ठीक है। यह हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस बनाने के लिए किसी भी चीज की, हम क्या देखते हैं कि कोई चीज स्पेसिफिक हो। मान लो कि कोई भी डायग्नोसिस बना रहा है, हमें पता चल जाए कि ये एक्स सिम्टम या एक्स डायग्नोसिस, इसकी जो ये एक्स मार्कर, एक्स एंजाइम है, ये कुछ भी एक्स है, वो अगर क्या बोलते हैं ना, उससे अगर पता चल रहा है हमें कि भैया इसको पता कर लिया तो आपका पक्का है कि यही बीमारी, तो हम उसी को चलेंगे। तो हम हमेशा स्पेसिफिक की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो बाकी सब कैसे होते हैं, नॉन स्पेसिफिक का सबसे ज्यादा मायोग्लोबिन, इनको पूरा कंसिडर करें सीके और LDH को, तो ये भी नॉन स्पेसिफिक है। क्यों, जब अगर हम पूरे कंट्री, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमें तो मतलब ही नहीं है, हमें क्या मतलब है, सिर्फ हम कार्डियक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कार्डियक, हार्ट की बात कर रहे हैं। तो हार्ट में LDH1 इज मायोकार्डियल स्पेसिफिक, ठीक है। जब इसका रेशियो LDH1 अपॉन LDH2 का रेशियो 1 से ज्यादा हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, इसको डायग्नोसिस के काम हमारे आता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका भी वो देख लेते हैं कि ये कब अपने इस पे आता है। अब जैसे मैंने क्या बोला था, मायोग्लोबिन इज द फर्स्ट एंजाइम टू एलिवेट इन MI, बस जस्ट अपोजिट है, ठीक है।
ये फर्स्ट था कौन सा, मायोग्लोबिन, तो नीचे क्या आ जाएगा एलडीएच। तो ध्यान रखना इन दो के बीच आएगा सीके और ट्रोपोनिन, ठीक है, क्रिएटिन काइनेस और ट्रोपोनिन, कार्डियक ट्रोपोनिन, इनके बीच आएगा। सबसे ऊपर मायोग्लोबिन, सबसे नीचे एलडीएच। तो एलडीएच सबसे लास्ट एंजाइम होता है जो एमआई के बाद एलिवेट होता है। सबसे लास्ट एंजाइम कौन सा होता है, एलडीएच। सबसे पहला कौन सा होता है, मायोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एलडीएच इज लास्ट एंजाइम टू राइज आफ्टर द मायोकार्डियल इंजरी और मायोकार्डियल इंफाक्शन। अब क्या हो रहा है, पीक कब आ रही है, 3 से 6 दिन, तो ये 24 घंटे तो लगे से एलिवेट होने में, राइज होने में, और फिर पीक कब आ रही है, 3 to 6 डेज। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, 48 आवर्स इन कार्डियक ट्रोपोनिन। उससे पहले क्या पढ़ा था हमने, 24 से 48 घंटे इन क्रिएटिन काइनेस। और इसमें क्या पढ़ा हमने, नॉर्मल आने में 14 दिन लग जाता है। उसमें कितने लगते हैं कार्डियक ट्रोपोनिन में, 7 से 10 दिन, ठीक है। तो ये सबसे हमने इंपॉर्टेंट। उससे पहले कितने लगे, 72 आवर्स लग रहे थे सीके में, और इसमें कितने लग रहे थे मायोग्लोबिन में, जस्ट 24 आवर्स, ठीक है। और सबसे पहले एलिवेट हो रहा था, ठीक है। हम आखिरी में समरी चार्ट देख लेंगे सारे कि कब एलिवेट हो रहा है, सब टाइमिंग्स का, ठीक है। तो हमारे 4 एंजाइम हो गए, क्या क्या हो गया, क्रिएटिन काइनेस, हमारा दूसरा क्या हो गया, मायोग्लोबिन, तीसरा क्या हो गया, कार्डियक ट्रोपोनिन, और फोर्थ क्या हो गया हम लोगों का, ये अपना लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज, एलडीएच के बारे में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ग्राफ में दिख रहा है आपको, देखिए एलडीएच कौन सा वाला है इसमें, देखिए आपको दिखेगा एलडीएच कौन सा वाला है, ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, एलडीएच कौन सा है, ग्रीन वाला। ये देखिए ये ग्रीन वाला मैंने मार्क किया एलडीएच। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफ में ये देखिए ये दिख रहा है, ठीक है, ये रहा एलडीएच का ग्राफ, देखिए है ना, लेट उठ रहा है और आराम से जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ईसीजी चेंजेस कर रहे हैं। ये हमारे हो गए सीरम कार्डियक मार्कर्स और कार्डियक इंसाइट्स, जिसका हमने चेक किए लेवल्स। अब हम क्या देख रहे हैं, ईसीजी की चेंजेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, कार्डियक ईसीजी चेंजेस। अब हम इसमें देख रहे हैं, पहले देखिए ये था नॉर्मल ईसीजी, देखिए नॉर्मल ईसीजी सेगमेंट्स नॉर्मल है, जो हमेशा पढ़ता रहा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, पढ़ता रहा, वही वाला। अब देखिए सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले काउंट होता है होता है एसटी सेगमेंट का एलिवेशन। देखिए इसमें एसटी सेगमेंट कैसा है, आप देख पा रहे हैं, नॉर्मली देखिए इसमें एसटी सेगमेंट कैसा हो गया, ऊपर की तरफ चला गया, एलिवेट हो गया। तो ध्यान रखें एसटी सेगमेंट एलिवेशन। इसी से एक नाम लिखा रहता है बुक में, स्टेमी, STEMI, ठीक है, STEMI, स्टेमी बोलते हैं। तो एस टी का हो गया एसटी सेगमेंट, ई का हो गया एलिवेशन, और एमआई का हो गया मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो देखिए आप लिखा है आपके में, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए है ना। तो ये रहा, देखिए लिखा STEMI, ST मतलब सेगमेंट क्या हो गई, ई का एलिवेशन हो गया, और एमआई का मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं और जो चेंजेस, सबसे मेजर चेंजेस तो देख लिया हमने, एसटी के एलिवेशन। अभी देखिए टी वेव का क्या हो जा रहा है, देखिए टी वेव का क्या हो जा रहा है, इन्वर्जन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, टी वेव का इन्वर्जन हो जा रहा है। और यहाँ पे टी वेव देखिए ऊपर नॉर्मल इसी में नॉर्मल, इसमें क्या होगी, जस्ट उल्टी होगी, इन्वर्जन। उसका एलिवेशन होता है, इसका इन्वर्जन हुआ। और आप देख पा रहे देखिए क्यू वेव और थोड़ी डीप में चलेगी, देखिए इसमें क्यू वेव कैसी थी, क्यू नॉर्मल थी, इसमें देखिए बिल्कुल डीप में चले गए, ठीक है। आगे आपको समझ में, क्यू वेव कैसी हो गई, डीप में हो गई, देख पा रहे हैं क्यू वेव कैसे, डीप में, ठीक है। तो STEMI मतलब एसटी सेगमेंट का एलिवेशन इन मायोकार्डियल इंफाक्शन, STEMI, ST बढ़ा, ठीक है, और क्या हुआ, T नीचे गया, ठीक है, T इन्वर्ट हो गया, T ऐसे था उसको इन्वर्ट कर दिया, T इन्वर्ट, ST एलिवेट, और Q और डीप में चला गया। आप ऐसे करके इकट्ठा याद कर लेंगे और ये बना देंगे तो और बेहतर रहेगा। क्या होता है कि इसके कारण एरिथमिया हो जाता है। तो एरिथमिया क्या होता है, बहुत इरेगुलर सा चल रहा है, तो एरिथमिया तो कई बार इसमें बहुत कॉमन है। कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पेशेंट की मायोकार्डियल इंफाक्शन में मौत हो जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लास्ट समरी चार्ट। समरी चार्ट देख रहे हैं हम सारे के बारे में। पहले क्या पढ़ा था हमने, CKMB, ठीक है, 3 आइसोफॉर्म थे क्रिएटिन काइनेस के, जो हमारा काम का था MB। उसके भी 2 काम के थे, MB1 MB2 था। हमारा MB2 था जो मायोकार्डियल स्पेसिफिक था। अब इसमें इनिशियल राइज कब होगा, 2 से 4 घंटे, मतलब MI होने के 2 से 4 घंटे बाद पता एलिवेशन चालू होगा, ठीक है, राइज करना इंद्राइज चालू करना 2 से 4 घंटे। और इसका भी 2 से 4 घंटे, काय का, कार्डियक ट्रोपोनिन्स का, इसका भी क्या है, 2 से 4 घंटे। ध्यान रखिएगा उसका भी कितना है, 2 से 4 घंटे, इसका भी, तो ये कॉमन हो गया। अब आप देख पा रहे हैं 48 आवर्स, 24
से 48, इसमें 48 आवर्स। कहाँ? पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू ध्यान रखिएगा, जो सी के है 24 to 48, इसकी क्या है 48, 24 to 48 और कार्डियोट्रोपिन की 48। ठीक है, अब नॉर्मल वैल्यू की बात कर रहे हैं। नॉर्मल आप देख पा रहे होंगे 72 आवर्स, इसका कितना हो रहा है 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन। और एलडीए सबसे आखिरी तो डबल कर दो तो 14 डेज। ठीक है, सबसे लेट पीक पे, सबसे लेट पीक क्या है, सबसे लेट राइज हो रहा है तो क्या करेंगे 24 आवर्स। और जो बीच की हम बात कर रहे हैं क्या, पीक की 3 से 6 दिन, तो सबसे लेट एलिवेट हुआ तो सबसे लेट पीक आएगी, सबसे लेट जाके नॉर्मल होगा, तो इसके बहुत टाइमिंग बढ़े हुए होंगे। तो आपको याद होगा 3 से 6 दिन पीक, उससे ऊपर वाले की 48 आवर्स, और सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उससे भी क्या होता है 24 to 48 आवर्स। ठीक है, सबसे स्पेसिफिक एंजाइम आपको याद रखना है कार्डियक ट्रोपोनिन, जो सबसे ज्यादा यूज हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एलिवेट हो रहा है मायोग्लोबिन, सबसे लास्ट एलिवेट हो रहा है एलडीएस। हमने 4 के बारे में पढ़ा, ईसीजी के बारे में पढ़ लिया, स्टेमी। ठीक है, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। स्टेमी एक वर्ड से आप याद रखिए, क्यू वेव और डीप में चली गई, और क्या बोलते हैं टी वेव इन्वर्टेड हो गई। ठीक है, टी वेव क्या हो गई, इन्वर्टेड हो गई। अब आपको ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक, अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप अगले में टॉपिक बताना कि ये टॉपिक पढ़ाओ। बाकी अपन कोशिश करेंगे कि इस यूनिट के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अपन नेक्स्ट यूनिट पर बढ़े। और आपकी नजर में आपको लगता है कि ये टॉपिक पहले आना चाहिए तो आप बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।